आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एओडी का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में खास बात यह है कि इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत छोटे हैं, बट हाँ उनके पोर्शन को जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको वेल प्रिपेयर्ड यानी अच्छे से आना चाहिए। देखो बच्चा, कोई भी चीज जो एक जैसी रहती है तो उसी का नाम हो जाता है मोनोटोनिक। क्या नाम हो जाता है बेटा? मोनोटोनिक। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि ये आदमी मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब है कि उसका रिएक्शन एक जैसा रहता है। तो बच्चा, अगर आप डेरिवेटिव के थ्रू जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना कंपल्सरी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं तो डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हम लगाएंगे? ठीक हो गया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ऐसे ही आपको यहाँ दिख जाए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जैसे ये वर्ड आ जाए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर आप इसके 2-4 स्टेप भी कर दोगे तो भी आपको मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। हाँ, स्टेप मार्किंग है। तो जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड दिख जाए, आपका काम क्या है, आपके दिमाग में बस एक ही थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि भैया हमें पहला काम करना है डिफरेंशिएशन। क्लियर हो? तो देखा कितना आसान प्रॉब्लम बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी प्रॉब्लम आसान है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी वैल्यूज आपको डोमेन, साइन का, कॉस का, टेन का, रेंज आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो बेसिकली आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज हो रहा है। हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग बेटा? तो आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एओडी का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में खास बात यह है कि इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत छोटे हैं, बट हाँ उनके पोर्शन को जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको वेल प्रिपेयर्ड यानी अच्छे से आना चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ, कहने तो है छोटा, बहुत छोटा सा, ज़्यादा उसमें थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, उसमें ज़्यादातर क्या है कि उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो चेंज करके पूछे जाते हैं उसको करने का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को काफ़ी ट्राई किया हुआ है, जैसे आपके पास जो भी PYQs है उनको सॉल्व किया है, उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपने ट्राई किया है, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं। बट हाँ, अगर आपने अच्छे से इसको स्टडी नहीं किया है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं बेटा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में जो हमारा एओडी का फर्स्ट पार्ट था, उस पार्ट में हमने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। चलिए बेटा, पहले हम लोग देखते हैं अपना होमवर्क। तो हमारे पास जो होमवर्क दिया है यहाँ पे देखिए, जो कि लास्ट क्लास में हमने दे रखा था, स्फेरिकल बलून इज फिल्डेड विद द 4500 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ द हीलियम गैस। आपके पास कोई एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, जिसमें हीलियम गैस बेटा भरी हुई है और कह रहा है इफ अ लीक इन द बलून कॉजेज द गैस एस्केप एट द रेट ऑफ दिस। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई उसमें एक छेद है, हल्का सा होल हुआ है, उसके कारण गैस क्या हो रही है, लीक कर रही है बेटा। ठीक है, किस रेट से लीक कर रही है यहाँ पे दिया हुआ है 72 पाई क्यूबिक पर मिनट दिया हुआ है। ऐसा बोल रखा है बेटा कि इस रेट से क्या हो रहा है, इस रेट से हमारा गैस निकल रही है बेटा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इस रेट से गैस निकल रही है बेटा। फिर क्या है, द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीजेज 45 मिनट आफ्टर द लीकेज बिगन इज। कह रहा आपको रेट बताना है, किसका बेटा, रेडियस का। ठीक है, चलिए ये पता करते हैं हम लोग कि अगर 49 मिनट तक गैस निकलती है तो कितना गैस निकल जाएगी, ओवरऑल कितनी गैस बचेगी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, लेफ्ट वॉल्यूम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास लेफ्ट वॉल्यूम होगा वो कितना हो सकता है, देखिए बेटा यहाँ लिख लीजिए, लेफ्ट वॉल्यूम या कितना वॉल्यूम काउंट करना ना बेटा। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हुआ उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग V से दिखा रहे हैं, वो कितना होगा 4500 पाई माइनस में कितना बेटा, कितने मिनट तक निकली है, 49 मिनट तक ये निकली है, इनटू किस रेट से निकल रही है बेटा, 72 पाई पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बेटा 72 पाई, इतना गैस आपकी क्या हो जा रही है, उस होल से बाहर निकल जा रही है। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं कितना बचा हुआ अमाउंट है। लेफ्ट बलून की बात कर लेते हैं, कितना वॉल्यूम इसका बचा हुआ है। तो देख लीजिए V इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4500 पाई माइनस में ये आएगा बेटा हमारे पास 3528। ठीक है बेटा, पाई। ओके,
अब इसको माइनस कर दें तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 972। ये हमारे पास इतना मीटर क्यूब बचा हुआ है, ठीक है, इतना मीटर क्यूब हमारा जो है इस स्फीयर का, जिसमें गैस हमने भर रखी थी, हीलियम गैस जो है बेटा, वो इतना अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये स्फेरिकल बलून में। अब एक काम करिए, यहाँ से r कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू बेटा 972 इंटू पाई, ठीक है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, पाई से बेटा पाई कैंसिल होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए r क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r क्यूब इक्वल्स टू 972 इंटू में बेटा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से इसको जरा कैंसिल करें हम लोग, तो ये 4 2 जा 8 होगा, 1 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो r क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 243 इंटू बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। r क्यूब की वैल्यू यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, ये हमारा 81 इंटू में 9 ऐसा ही तो है, यहाँ पे 81 इंटू 9 कर दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से 9 मीटर आ जाएगी, कितनी मीटर आ जाएगी 9 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि किस रेट से हमारा रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा बेटा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसके लिखिए v इक्वल्स टू क्या है 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखिए जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास dB/dt इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 4/3 पाई इंटू में 3r² dr/dt, यही dr/dt हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या dB/dt आपको पता है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये dB/dt हम लोगों को पता है, 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट के रेट से क्या कर रहा था, घट रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 पाई हो जाएगा, और ये हमारा है 4/3 पाई इंटू में 3r² dr/dt। अब ये पाई से बेटा पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से किसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, पाई से हमारा पाई चला जाएगा बेटा। अब इस 4 से इसको डिवाइड करिए तो 18 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 18, ये 3 से 3 भी काट दो, ये भी सही है, अपॉन में बेटा r² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dr/dt। r की वैल्यू कितनी है, तो सब कहेंगे बेटा r की वैल्यू तो हमने 9 निकाला है, यहाँ पे 9 रख दीजिए। तो जैसे ही आप 9 रखेंगे तो dr/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18/9 इंटू 9, ठीक है ना। तो ये इससे जाएगा 2, तो 2/9 किस रेट से आपका रेडियस डिक्रीज करेगा बेटा 2/9 सेंट या मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, 2/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस रेट से आपका रेडियस क्या कर रहा होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बेटा आज की टॉपिक की बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए कई बुक में या आपके एनसीईआरटी में आपका नाम इस टॉपिक का दिया होगा मोनोटोनिसिटी। अब सर मोनोटोनिसिटी क्या होता है, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों उसी के पार्ट हैं, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का ही नाम मोनोटोनिसिटी है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो तुम्हें देखो बच्चा, कोई भी चीज़ जो एक जैसी रहती है तो उसी का नाम हो जाता है मोनोटोनिक। क्या नाम हो जाता है बेटा, मोनोटोनिक, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि ये आदमी मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब है कि उसका रिएक्शन एक जैसा रहता है, ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब क्या है, एक जैसा रहना, ठीक है, एक जैसा बिहेव करना। अभी आप समझ रहे होंगे, एक जैसा बेटा बिहेव करना, ठीक है ना, एक जैसा रहना। ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, ठीक है, और ऐसा भी होता है कि कभी उसके पास अचानक से वो कंगाल हो जाता है, तो लेकिन उसका नेचर एक जैसा रहता है, चाहे उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए या फिर वो कंगाल जैसी स्थिति में आ जाए, दोनों सिचुएशन में वो एक जैसा बिहेव करता है। ये इसके बिहेवियर को ही बेटा कहा जाता है मोनोटोनिक। क्या कहा जाता है, मोनोटोनिक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर समय में एक जैसा, मतलब या तो वो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है, इस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो उसे ही कहा जाता है बेटा मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक बिहेवियर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसका मतलब मोनोटोनिक के दो पार्ट होते हैं।
यानी दो चीज हो सकती है मोनोटोनिक के केस में, दो चीजें हो सकती है, या तो फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, या फिर फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज किया है। जहाँ पे इंक्रीज करेगा उसका नाम हो जाता है बेटा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और जहाँ पे वो डिक्रीज करेगा, जिस इंटरवल में, जिस समय में वो डिक्रीज कर रहा होगा, उसका नाम हो जाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? मोनोटोनिक का मतलब समझ में आया? यानी कि मोनोटोनिक का मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस टाइम इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब बात आती है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। किसकी बात आती है बेटा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए पहले इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई एक ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? ये हमारा कोई ग्राफ है, और यहाँ पे एक कोई और ग्राफ दिया हुआ है इस तरह का। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन अगर ध्यान से देखें लेफ्ट टू राइट चले, कहाँ से बेटा? इस ग्राफ के लेफ्ट में कोई पॉइंट ए है और इसके राइट में कोई पॉइंट बी है। इसके लेफ्ट में एक कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पी है, और इसके लेफ्ट में कोई, राइट में कोई पॉइंट क्यू है। तो ग्राफ को अगर हम स्टार्टिंग से देखें, इसको रीड करने का प्रयास करें बेटा, तो यहाँ देखें इस ग्राफ को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है। इसकी वैल्यू इनपुट के साथ साथ इसका आउटपुट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि इस वाले ग्राफ को अगर देखेंगे तो टाइम के साथ ही ये ग्राफ क्या कर रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। इस ग्राफ का अगर हम बात करें स्लोप के टर्म में, तो ये इसका निगेटिव स्लोप है। क्या हो रहा है? ढलान आ रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा जो भी होगा, जो भी कर्व है, अगर इस फंक्शन को इसका एक नाम दे दें बेटा, ये fx है, और इसका नाम हम थोड़ी देर के लिए gx कह दें, तो अगर कोई आपसे पूछे कि fx और gx में कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, आप कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल आप जानते ही नहीं है इसके बारे में कि इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग, तो आप देख के क्या बताएंगे? जैसे किसी दादाजी से गाँव में आप गए, ये दोनों ग्राफ दिखा दिया कि दादाजी देखिए, हाँ उनको मोतियाबिंद वगैरह नहीं है बाबू, तो पता लगा मोतियाबिंद आप दिखा कुछ रहे और महाराज को देख लिया कुछ और, हाँ तो वहाँ दर्द हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा? तो देखते ही बता देंगे बच्चा ये तो ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाला जो आपकी लाइन है, रेखा है, ग्राफ है, जो भी आपने बना रखा है, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और ये क्या हो रहा है? इसका स्लोप यानी इसकी वैल्यूज टाइम के साथ साथ घट रही है, तो ये क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसको मैथ की भाषा में कैसे समझेंगे? ये तो हो गई जनरल भाषा कि ग्राफ देखा और मैंने बता दिया गुरुजी, ठीक है, कि ये इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये भी होता है कि क्या सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए किसी ग्राफ का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना उसके कंटिन्यूटी या डिफरेंसबिलिटी पे डिपेंड करता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले यहाँ देखिए, मान लीजिए इस ग्राफ पे हमने दो पॉइंट लिया, एक का नाम बेटा यहाँ x1 हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम बेटा x2 है। तो आप देख पा रहे हो x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, आप बताइए। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया g, तो ये हो जाएगा g ऑफ x1, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उसका नाम क्या होगा बेटा? g ऑफ x2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए x1 की वैल्यू छोटी थी किससे? x2 से। तो क्या आप देख पा रहे हो कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम इनइक्वालिटी के साथ आ रही है, यानी उनका इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर x1 छोटा था x2 से, x1 छोटा था x2 से, तो g ऑफ x2 भी क्या था? बड़ा ही तो था। किससे? g ऑफ x1 से। तो अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो बनता है तो ये केस कौन सा हो जाता है? ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन वाला कंडीशन हो जाता है। यानी ये कौन सा केस है? ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ यानी इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। वहीं यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आपके पास x1 है क्योंकि x1 छोटा होगा, और ये हमारा x2 है। तो अब बताइए यहाँ पे अगर मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू की बात करूँ तो x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या छोटी होगी? किसके रिस्पेक्ट में बेटा? f ऑफ x1 के। यानी अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे x1 तो छोटा था x2 से, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू थी उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। क्या हो गई बेटा?
क्या हो गई, रिवर्स हो गई। x1 छोटा था x2 से, लेकिन जैसे ही आपने उसको फंक्शन में रखा तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जनरेट हो रही थी वो f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी हो गई और f ऑफ x2 की वैल्यू जो भी आई वो क्या आ गई, छोटी आ गई। अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो इस केस को हम कहते हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में क्या है कि आपने 2 पॉइंट लिया, एक x1 लिया, एक x2 लिया, करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिया। x1 क्या था, छोटा था x2 से, तो f ऑफ x जो ये हमने gx लिया है यहाँ पे, g ऑफ x1 भी क्या है, छोटा है किससे, g ऑफ x2 से। यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। जरा ध्यान से देखिएगा, ये x2 की तरफ फेस ओपन था तो यहाँ भी gx2 की तरफ ही फेस इसका ओपन है। जबकि बेटा यहाँ दूसरे वाले केस में देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ x1 क्या था, x2 से छोटा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने फंक्शन में रखा, वैल्यू निकाला, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये देखो क्या है, x2 की तरफ इसका फेस ओपन है, जबकि यहाँ क्या है, f ऑफ x1 की तरफ ओपन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट है। समझ में आ रही बात। जैसे आप घर में देखते हैं कि बड़े लोग कहते हैं बच्चों से कि बेटा अभी पढ़ाई कर लो, अभी समय है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे, ऐसे सारे बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन हद तक अभी का जो ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी बच्चे यही करते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पता चल जाती है। पहले क्या था, माताजी पिताजी या जो भी बड़े बुजुर्ग थे उनसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, या कोई बड़ा भाई बहन होता था। आज तो वो हर बच्चा अपने आप में क्या कर कर PhD करके रखा हुआ है। तो किसी की बात वो सुनता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो यही बात है कि आप कह कुछ रहे हैं और सामने वाला कर कुछ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो वो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन वहीं पर क्या हो रहा है, आप जैसा जैसा कहते जा रहे हो वैसा ही वैसा हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर वाली बात है। ठीक है बेटा, ओके। आइए इसी को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से देखेंगे कि इसको डेरिवेटिव के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है, जो कि अपने सिलेबस का पार्ट है। तो देखो बच्चा, अगर आप डेरिवेटिव के थ्रू जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं तो डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ था, ये किसी फंक्शन का हमारा ग्राफ है, और ये हमारा यहाँ पे एक और ग्राफ है। तो अगर बेटा मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट तो जानते बेटा, और इस पॉइंट पर इसका स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, इस केस में f डैश x की जो वैल्यू होगी वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। कैसा आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए बेटा, पॉजिटिव आ जाए, तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन कहलाता है बेटा, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्लियर वाली बात है। क्या सर इसमें अभी ये अधूरी डेफिनेशन, हाँ बेटा अभी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये जीरो स्लोप वाली कंडीशन भी होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना जानते रहो। सेकेंडरी क्या है, जरा इस वाले पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो जैसे ही इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा क्या होगा बेटा, तो आपको ये कैसा एंगल दिखाई देगा, दिस वन इज एक्यूट या ऑब्ट्यूस, तो आपको दिखाई देगा ये तो सर ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। कैसा एंगल बनाएगा बेटा, ये तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। क्या ये एंगल जो मैंने मेजर किया है क्या ये सही है? काफ़ी बच्चे हाँ हाँ कर देंगे, हाँ बिल्कुल सर आपने जो बनाया एकदम सही है। नहीं, हम जब भी एंगल को मेजर करते हैं तो किससे करते हैं बेटा, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ। इसका मतलब हम लोग एंगल जब मेजर कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि नहीं, तो ये जो भी एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बन जाएगा, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आएगा इस पॉइंट पर कैसा आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा बेटा, वो तो लेस देन 0 आएगा। क्या सर एफ डैश एक्स से ही स्लोप मिलता, हाँ भाई यही तो आपने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज में क्या पढ़ा था, dy बाई dx जो होता था वो किसके इक्वल था m के इक्वल, यानी उसी को तो हम लोग बेटा स्लोप कहते थे। अब यहाँ पे उसी को हम लोग एफ डैश एक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, एफ डैश एक्स कहा जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है
विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मेथड, तो आप क्या चेक कर लीजिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। अगर किसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो भी आपके पास डोमेन दे रखा है उसमें फंक्शन आपका पॉजिटिव आता है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा, ये फंक्शन हमारा कहलाएगा इंक्रीजिंग। अगर उसी डोमेन में जो कुछ भी आपके पास इंटरवल दिया है फंक्शन कैसा आता है बेटा, लेस देन, उसका डेरिवेटिव कैसा हो जाता है बेटा, लेस देन 0 हो जाता है, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब इसका एक और स्वरूप देखिए, आपके पास मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है बेटा, ऐसा मान लेते हैं बेटा, कुछ इस तरह से चला फिर इस तरह से चलता चला, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का ग्राफ आया, ये था ऐसा, फिर चला फिर इस तरह से बढ़ा। तो अब यहाँ पर क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो आपका फंक्शन बढ़ रहा था, तो यानी कि स्लोप जो आएगा इस फंक्शन का पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे टेंजेंट आपको दिख रहा होगा इस तरह से जाएगा। फिर अगर बेटा यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो डेरिवेटिव 0 होगा, बट यहाँ पे यानी ए से पॉइंट बी है, तो इस केस में डेरिवेटिव कैसा आया, तो इस केस में डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। फिर ये सी पॉइंट है और ये मान लीजिए डी पॉइंट था, इस केस में भी क्या हो गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। तो आप देख पा रहे हो इंक्रीजिंग वाले फंक्शन के केस में कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है, इंक्रीजिंग का मतलब वो डिक्रीज तो नहीं किया ना, यहाँ से यहाँ तक बी से सी वाला आप देखिए जरा रीजन, यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीज तो नहीं किया ना, वैल्यू निगेटिव तो नहीं आई, ऐसा तो नहीं ये नीचे की तरफ भागने लगा, नहीं, ये कांस्टेंट रहा ना बेटा, कांस्टेंट रहा, यानी डिक्रीज नहीं किया है, इंक्रीज भी नहीं किया, बढ़ा भी नहीं है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। ठीक बात समझ में आई बेटा। अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है तो आप ऐसा भी बता सकते हो कि फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 भी अगर शो कर रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक, अब आइए सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सी बात है। यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर कांस्टेंट का मतलब ऐसा कुछ दिखा दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, ये आया, फिर इस तरह से आपका फिर कांस्टेंट हो गया और फिर आपका ऐसे डिक्रीज करने लगा। ठीक है, हाँ, तो देखो बेटा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ से देखना जरा ध्यान से, ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा शार्प टर्न है, एज नहीं है, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये सर तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ बी सी और ये हमारा डी है, तो यहाँ तक तो आपका लगातार डिक्रीज करता हुआ आया, यहाँ तक आपका फंक्शन लगातार डिक्रीज करता आया, लेकिन कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया, यानी अब ये घट नहीं रहा है, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद वापस से फिर ये क्या कर दिया, ये फिर से हमारा डिक्रीज करने लगा है। क्या करने लगा बेटा, ये वापस से हमारा इस तरह से डिक्रीज करने लगा है, ठीक है ना, इस तरह से डिक्रीज करने लगा है। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल्स टू 0 है, लेस देन आर इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो वह फंक्शन भी हमारा क्या कहलाता है, वो फंक्शन भी हमारा डिक्रीजिंग कहलाता है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो बेटा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव या उस 0 के बराबर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बेटा हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल्स टू 0 आता है तो उसे बेटा हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हो गई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब इसी में एक केस और आता है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या आता है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, दो टाइप के और फंक्शन है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेगा या तो फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी फंक्शन
कोई भी फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा, बढ़ते जा रहा है, कभी वो कांस्टेंट वाला स्लोप, कांस्टेंट वाले ग्राफ को बिहेव नहीं कर रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर लगातार वो डिक्रीज कर रहा है, लगातार लगातार। समझ में आ रहा है बेटा? ये इस तरह का, तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है ये कहीं पर ऐसा नहीं है, डिक्रीज तो करेगा ही नहीं पहली बात तो, और कांस्टेंट भी नहीं हो रहा। इंक्रीज वाले केस में क्या था, बढ़ रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया। जैसे आपको कहीं जाना हुआ, मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है, तो आपकी साइकिल चलाते हुए जा रहे हो एक ही स्पीड से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद अचानक से कुछ देर के लिए आपने रेस्ट लिया, रुक गए, यानी वहाँ पे कुछ देर के लिए आप खड़े आराम किए, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू किए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि जितनी देर आप रुके थे वापस चले आए हो, नहीं ना, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग हुआ। लेकिन अगर कोई बंदा क्या बिना रुके थ्रू आउट वो पूरा जहाँ तक जाना था डेस्टिनेशन को कवर कर रहा, तो वो क्या है, वो है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन किसी ने बीच में रेस्ट ले लिया तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, यही वो कहानी है। तो इस केस में क्या होता है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, और इस केस में क्या है, इसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है, तो इस तरह के जो भी हमारे फंक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये किसका है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ठीक है बेटा, इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस है या फिर ये सिर्फ इंक्रीजिंग वाला केस है। आइए बेटा समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो सोचना है, क्या सोचना है, देखिए यहाँ एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक। अगर मैं डेरिवेटिव की बात करता हूँ, आइए देखिए, तो फंक्शन को क्या किया बेटा, हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आ गया, 3x स्क्वायर 0 आ गया बेटा। अब x की कोई भी वैल्यू रखोगे, x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्या ये तुम्हारा f डैश x क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? तो तुरंत बालक कहेंगे हाँ हाँ सर बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए x बिलोंग्स टू r है, तो r का मतलब है 0 कभी ना कभी जरूर आएगा। अगर आप इसमें कभी 0 रखोगे तो आपका क्या होगा, जो f डैश x होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा, वो तो 0 हो जाएगा। कहाँ पर बेटा, एट x इक्वल्स टू 0 पर, एक पॉइंट पर, एक ही ऐसा एक पॉइंट है इसमें जहां पर ये 0 आएगा। इसके अलावा कहीं 0 आएगा क्या, आप बोलोगे नहीं सर, इसके अलावा तो कहीं भी इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब सर अब इसको हम क्या कहें, इसको हम f डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 लिखें या f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखें? तो हम कहेंगे बेटा इसको आप लिखिएगा f डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। और ये सर इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो बेटा ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अरे अब आप रोने लगे, ये क्या बात है सर, अभी तो आप कह रहे थे कि f डैश एक्स अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है तो उसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे। अरे मेरे बच्चे वो बात एकदम सही है, यहाँ पे एक और आपको रिमार्क याद रखना है, एक नोट्स बना के रखिएगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 होता है, थ्रू आउट पूरे रीजन में नहीं, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा सा इंटरवल था, एक कोई बड़ा सा इंटरवल था, आपने ग्राफ बनाया और उस पूरे इंटरवल में 0 हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 होता है, जैसे आपने डेरिवेटिव निकाला तो आपको क्या दिखा, एक्स स्क्वायर दिखा। एक्स स्क्वायर कैसा है, पैराबोलिक है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो ये पैराबोला जो भी कहाँ पर सिर्फ 0 हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर ना, एक आध 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट पे हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये 0 से लेकर इस पॉइंट तक पूरी जगह 0 हो गया, ऐसा तो नहीं, हर एक पॉइंट पर 0 हो रहा था। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए था, ठीक है ना, और ये 0 है, तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू a, पूरे रीजन में तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ, पूरे रीजन में तो डेरिवेटिव इसका 0 नहीं हुआ।
किसका, जो भी फंक्शन था, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आपने सॉल्व किया है, क्या उसका डेरिवेटिव पूरे रीजन में जीरो हुआ है या एक आध दो पॉइंट पे? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक आध पॉइंट पर जीरो हुआ है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे डोमेन में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं हो रहा है, रीजन मतलब समझ रहे हो, जैसे 2 से लेकर 5 तक का एक पूरा रीजन हो गया, एक पूरी बैंड हो गई ना, इस रीजन में हर एक पॉइंट पे चेक करो क्या वहां जीरो हुआ। आप बोलोगे नहीं सर, वहां तो जीरो नहीं था, लेकिन एक पॉइंट पर जीरो हुआ है, वो जीरो पर। कहां पे? जीरो पे। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होता है, ठीक है, बाकी जगह कैसा आता है? बाकी जगह उसकी वैल्यू एफ डैश एक्स यानी ग्रेटर देन जीरो आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो फंक्शन बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाती है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यानी ये फंक्शन क्या हुआ, एफ डैश एक्स आपने क्या निकाला, 3x² निकाला। अब x की वैल्यू एक पॉइंट पर जैसे ही आपने जीरो रखा तभी एफ डैश एक्स जीरो हुआ है। कहाँ हुआ है? सिर्फ एक पॉइंट, किस पर? x इक्वल्स टू जीरो पर। अगर एकाक पॉइंट पर बेटा आपका डेरिवेटिव जीरो होता है, बाकी जगह क्या हो जाए, बाकी जगह एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। इसी का जो उल्टा आप पढ़ लीजिए डिक्रीजिंग वाले केस में बेटा, अगर एक आध दो पॉइंट पर क्या होता है, जीरो होता है, बाकी जगह लेस देन जीरो आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया बेटा? तो ये फंक्शन क्या हो गया? ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सो दैट फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है बेटा उसको नोट कर लीजिए, एफ ऑफ माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया। अब इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा बेटा? इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस टाइम ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब ये कहाँ पर जीरो होगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बेटा? इसके पॉइंट से निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए जरा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स बराबर जीरो। अब एक काम करो बेटा, ये जीरो इसके साथ इक्वलेट करो आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारे पास ये नंबर आया है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जीरो कब होगा? जब ई की पावर यहाँ पे माइनस यानी कि इन्फिनिटी रहा होगा। एक्स की वैल्यू कितना रख दिया जाए? एक्स की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। ई की पावर जो भी माइनस इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है? जीरो। यानी एक्स की वैल्यू जो भी आपके पास एक्स है, अगर एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाए बेटा? जीरो से इन्फिनिटी वाला केस, कौन सा वाला बेटा? जीरो से इन्फिनिटी वाले पोर्शन में रहेगा, तो ये हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? जरा ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ से अगर हम चलें तो इसका ग्राफ सबको आता होगा बनाना। कैसा ग्राफ बनता है? तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। कैसा बनता है बेटा? इस तरह से बनता है कि नहीं बनता है? तो क्या हो गया बेटा, ये जो हमारे पास पूरा ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, तो ये क्या करेगा? हमेशा डिक्रीज करेगा। किस रीजन में बेटा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी का कोई भी अगर आप इनपुट रखेंगे, कोई भी इनपुट रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा? ये हमेशा डिक्रीज करेगा। ये किसका ग्राफ है बेटा? ये हमने बना दिया एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का। अब जरा यहाँ पे कोई पॉइंट लीजिए, ये हमारा x1 है और यहाँ पे क्या हो गया? x2 हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका, ये हमारा फर्स्ट तरीका था, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और ये दिस वन इज द सेकेंड। ये क्या है बेटा? सेकेंड मेथड है। अब जरा देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा मान लीजिए। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये अगर मान लीजिए x1 क्या है? छोटा है x2 से। x1 क्या है? छोटा है बेटा x2 से। तो अगर यहाँ पे f ऑफ x1 कर दें, f ऑफ x1 कर दें, क्या करें बेटा? f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 क्या होगा? f ऑफ x1 बेटा छोटा दिखेगा आपको f ऑफ x2 से। कैसे सर? ये है f ऑफ x1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? f ऑफ x1 की, और ये किसकी वैल्यू है? f ऑफ x2 की। तो क्या f ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी है f ऑफ x1 से, छोटी है? तो आप कहोगे सर ये तो वैल्यू हमारी ये बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि पूरे इंटरवल में, दैट मीन्स r में, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कभी भी जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इंटरवल
इन विच फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कह रहा है ये आपके पास फंक्शन दिया है, आपको वो सारे इंटरवल बताने हैं जहां पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही दिखे तो पहला काम है आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या पहला काम बेटा, क्या काम है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ही आपको यहाँ दिख जाए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जैसे ये वर्ड आ जाए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, याद रखना इस बात को। तो अगर आप इसके 2-4 स्टेप भी कर दोगे तो भी आपको मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। हाँ, स्टेप मार्किंग है। तो जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड दिख जाए, आपका काम क्या है, आपके दिमाग में बस एक ही थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि भैया हमें पहला काम करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो चलिए, तो पहले आप लिखिए फंक्शन को। फंक्शन क्या लिखा है बेटा, तो यहाँ पे लिखा है माइनस का 2x क्यूब माइनस बेटा 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 1। पहला काम क्या सर ने बताया, पहला काम है डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, माइनस का बेटा 18x आएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक, एफ डैश एक्स को तुरंत 0 के बराबर रखो। ये पूरा प्रोसेस है बेटा जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ऐसे ही हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल चेक करेंगे। ठीक है, पहले ही डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव करने के बाद तुरंत 0 रखो, 0 के बराबर। चलिए 0 के बराबर रख दिए, तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, 6 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 3x और प्लस में 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। इस -6 को अभी ऐसे ही कॉपी रहने दीजिए, तो -6 एज इट इज रहेगा। तो इसको कितना आ जाएगा फैक्टर, x + 2 आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x + 1 आ गया बेटा इक्वल्स टू 0। तो सर ये -6 को आप 0 में क्यों नहीं भेज रहे हैं, नहीं बेटा हम नहीं भेज सकते ना, क्योंकि हमें तो f डैश x का ही तो साइन चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अभी यहाँ पे -6 को एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, अब आइए ये कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, जहाँ जहाँ 0 हो गया उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ -2 आएगा और यहाँ -1 आएगा। कितने लोग ये बात जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे बेटा हम लोग यूज करेंगे बेबी कर्व मेथड का यूज। ठीक है जो भी पॉइंट आया है यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू बेटा आएगा -2 और यहाँ से बेटा x इक्वल्स टू आएगा हमारा -1। ठीक है, अब एक काम करिए, काम क्या करना है सर, अब अल्टरनेट हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लगाते हैं, आप सबको पता है बेबी कर्व में यही होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। हो गया, लेकिन बेटा एक समस्या है हमारे साथ समस्या ये है कि जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आ रहे थे तो हमने एक चीज़ को माइनस कॉमन कर लिया था। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो है, तो हमने यहाँ साइन जो अल्टरनेट लगाया है, अब क्या हो जाएगा, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसकी वजह से, इस -6 की वजह से। तो नया साइन क्या आया, नया साइन हमारा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस। निगेटिव रीजन का मतलब होता है बेटा डिक्रीजिंग वाला पोर्शन और पॉजिटिव रीजन का मतलब होता है इंक्रीजिंग वाला पोर्शन। नेगेटिव जो रीजन है हमारे पास उसका मतलब होता है डिक्रीजिंग, यानी फंक्शन वहाँ डिक्रीज करेगा, और बेटा पॉजिटिव रीजन का मतलब है फंक्शन हमारा वहाँ इंक्रीज करेगा। तो देखिए इंक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूँ इंटरवल, किसके लिए बेटा, फॉर इंक्रीजिंग, किसके लिए बेटा, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव रीजन कहाँ मिला है, तो आप कहोगे सर -2 से -1 में। कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो -2 से -1 के केस में ये फंक्शन क्या करेगा, जब जब तुम्हारा x कहाँ से कहाँ तक रहेगा बेटा, -2 से -1 के बीच में रहेगा, तो ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। सर आपने क्लोज क्यों नहीं लगाया, बेटा अभी मैंने कहा ना आपको कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0 होता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है। पूरे यहाँ -2 से लेके -1 पूरे इस डोमेन में तो नहीं कर रहा था ना 0, केवल 2 पे किया है और ये -1 पे किया, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, डिक्रीजिंग वाला। तो बेटा इंटरवल कौन सा वाला, इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा कहाँ कहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो आपका जो फंक्शन है कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो -2 -1 वाले इंटरवल में बेटा इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और बेटा जब तुम्हारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा,
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी वाले केस में बिलोंग करेगा, वहाँ पे लाई करेगा, तो ये फंक्शन क्या कर जाएगा, ये फंक्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड करने का, ये पूरा प्रोसेस है। क्या किया सबसे पहले बेटा, ध्यान से सुनना, सबसे पहले फंक्शन को लिखा और फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला। ये हमारा फंक्शन है और इसका हमने क्या किया बेटा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव को बेटा, ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर हमने बेटा क्या किया, सेकंड स्टेप में बेटा डेरिवेटिव को 0 रखना है, इक्वल्स टू 0 रखोगे तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ये आपका स्टेप नंबर थर्ड है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये स्टेप नंबर आपका 4 रहेगा बेटा। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन बेबी कर्व मेथड का यूज़ करना है यहाँ पे, और पॉजिटिव वाला रीजन हमें इंक्रीजिंग वाले पार्ट को बताएगा और नेगेटिव वाला रीजन हमारे डिक्रीजिंग इंटरवल के पार्ट को बताएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन को करने का तरीका है। ओके, चले बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फंक्शन दिस, आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, पूरी जगह आर में है, ये सब कहानी दे रखा है। आइए इसको देखते हैं बेटा, ऑप्शन चेक करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है, देखिए ज़रा, एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में बेटा 12x माइनस का 18। पहला काम क्या है, बोलो बच्चा, पहला काम क्या है, क्या है पहला काम, क्या पहला काम है बेटा, डिफ्रेंशिएशन करना। जो भी फंक्शन आपको दिया है उसका डिफ्रेंशिएट कर लो बेटा x के रिस्पेक्ट में। तो कितना मिलेगा यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस का 12। ओके, अब इसको क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है उसको 0 के बराबर रखो। किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। क्या फाइंड करने के लिए बेटा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी कि हमारे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कहाँ कहाँ 0 होता है ये पता करने के लिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए डिफ्रेंशिएशन किया आपने, ये 3x स्क्वायर हुआ, ये हमारे पास 6x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब बताइए ये जो भी आपका डेरिवेटिव आया है कितना आया है बेटा, इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे आप, 3 कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये कभी क्या 0 होगा, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो कभी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, ये इसका डेरिवेटिव जो है, सॉरी इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कैसा दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। कैसे पता चला सर, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप यूज करो बेटा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 है, तो 4 में से कितना गया, 16 गया, तो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, तो क्या उसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका d लेस देन 0 है उसका फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, उसके हमेशा कैसे रूट्स होंगे, उसके तो बेटा कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे ना, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इसका मतलब ये है किसी भी x के लिए जो आपका डेरिवेटिव आया है वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या सर ये पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बेटा एक बात और आप जानते हो, अगर ऐसे देखो बेटा, जानते हो जो मैं लिखो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का, किसका बेटा, क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, a पॉजिटिव है और d कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक कैसी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी अबव द एक्स एक्सिस लाई करती है। याद है ना बेटा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो वो कभी भी 0 नहीं होगा और वो कभी भी नेगेटिव भी आउटपुट नहीं देगा। दैट मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं जो f डैश x है वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 आउटपुट देगा। क्या देगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी पार्ट नंबर बी इसका सही है।
और बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। सारा डेटा मैंने आपको समझाया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए बेटा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, आप लोग इस पर अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यही सब रहता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कोई खास बात नहीं है। हाँ, बट इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कैसे इंक्रीज दिखाना है, कैसे डिक्रीज। आइए देखिए, एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, एफ एक्स के बारे में बता रहा है, ए इंटू एक्स माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो यानी कि आपको लेस देन जीरो की बात कर रहा है, कहाँ पे ये फंक्शन लेस देन जीरो की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, आइए क्या फंक्शन की उसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेरिवेटिव। तो पहला काम क्या है सर, इसका डेरिवेटिव निकालिए। ए बाहर रखिए, कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस का होता है भैया साइन, तो वो भी कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब बताइए आप चाहते क्या हैं, हम तो चाहते हैं कि सर इसका जो भी डेरिवेटिव हो वो हमेशा कैसा हो जाए, वो हमेशा लेस देन जीरो हो जाए। चलिए अब पहले इसकी बात करते हैं। बेटा क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं रेंज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, -1 से 1 के अलावा इसका कुछ भी वैल्यू, इसकी हिम्मत ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ वैल्यू ये दे या इससे कम कोई दे। ठीक है, तो इसका मतलब साइन जो है एक्स है, उड़ते उड़ते मैक्स टू मैक्स कितना दे सकता है, तो कहेगा भैया मैक्स टू मैक्स हम दे सकते हैं 1। मैक्स कितना दे सकते हैं 1, और मिन कितना दे सकते हैं, तो आपको कहोगे अरे गुरुजी तो -1 दे सकता है मिनिमम। तो अगर मान लो ये मैक्स दे दिया, किसी हालत में मैक्स दे दिया, तो a इंटू 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, मैक्स जब उसने मैक्स दिया तब बोलोगे हाँ सर। या फिर क्या हो सकता है, a इंटू 1 - 1 जब वो मिन देगा, जब अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। तो यानी दो केस बना सर, कौन कौन सा, f डैश एक्स क्या क्या हो सकता है, या तो वो 2a होगा या तो बेटा वो 0 होगा। 2a कब होगा, 2a तब होगा सर जब साइन x कितना हो जाए, 1 से बिलोंग करेगा, और जब बेटा साइन x कितना हो जाए, -1 हो जाएगा, तब वो 0 देगा। क्लियर हुई ना बात। और आप क्या चाहते हो कि आपका फंक्शन हमेशा नेगेटिव आए, कितना आए बेटा, हमेशा नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव होने के लिए जो फैक्टर a बच रहा है, a यही तो बचा, a क्या होना चाहिए, तो x, अगर f डैश एक्स को हमेशा इक्वल्स टू 0 तो आ ही गया है, तो यानी हमेशा लेस देन आर इक्वल्स टू 0 होना होगा। तो a को कहाँ से बिलोंग करना पड़ेगा भैया, a मस्ट बी बिलोंग्स टू -∞ टू 0। a को अगर ये फंक्शन हमारा ओवरऑल डिक्रीजिंग शो करे, क्या शो करे बेटा, आप चाहते हो कि ये फंक्शन डिक्रीज कर जाए, क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, यानी जो भी इसका आउटपुट आए हमेशा नेगेटिव वैल्यू दे, नेगेटिव रिजल्ट आए। ठीक है ना, घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ जाए। ठीक है, जो भी आए, नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता, नेगेटिव का मतलब ये कि वो उसका जो पहला जो फर्स्ट रिजल्ट सबसे ऊपर वाला था उससे छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा, इस तरह से वो डिक्रीज कर जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कब होगा, जब आपका कोफिशियंट, ये तो 2 फिक्स है, ये 0 फिक्स है, तो a अगर नेगेटिव हो जाए, a की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव में किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी फिक्स पॉजिटिव का, तो ओवरऑल क्या देगा, हमेशा नेगेटिव देगा। इसका मतलब अगर ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो कर रहा है फॉर किस में बेटा, r में, तो इसका मतलब a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, -∞ से 0 में बिलोंग जब करेगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, चलिए समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम, आपको कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, पहले फंक्शन देखिए, फंक्शन को क्या करना है, तो आपको बताया गया है भैया कि फंक्शन जैसे ही आपको दिखे तुरंत क्या करो, तुरंत बेटा डिफ्रेंशिएट करो। पहला काम है फंक्शन को देखा, फंक्शन को देखने के तुरंत बाद आपकी आंखें चमकनी चाहिए, जैसे बेटा आप किसी और को देख के आपकी आंखें चमकती हैं, वैसे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन को देखते ही आपको आंखें चमकनी चाहिए। और आंखों में क्या चमक आनी चाहिए, आंखों में चमक ये आनी चाहिए कि भैया करना है इसका डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए करते हैं डिफरेंशिएशन, लगाइए प्रोडक्ट रूल, तो कितना हो जाएगा, 2x e⁻⁻ x, और यहाँ पे आ जाएगा x² e⁻⁻x। दूसरा स्टेप क्या है, इक्वल्स टू रखना है 0। क्या रखना है बेटा, 0। क्या फाइंड करने के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट।
ठीक है ना। तो यहाँ से कितना कॉमन कर लिया जाए, आप बताओगे सर यहाँ से x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लिया जाए, बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस का x बचेगा। अब जीरो कौन कर सकता है, ये जीरो कर सकता है, तो आप बताओ हाँ सर x इक्वल्स टू 2 पे जीरो हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पर जीरो होगा, और कहीं जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और कहीं पर ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। करो प्लॉट भाई, प्लॉट कर दो, ये 0 होगा और ये 2 होगा। अब मान लीजिए x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, किससे बड़ी हो गई, 2 से। तो जैसे ये 2 से बड़ी रखोगे बच्चा, ये फैक्टर चिल्लाएगा, अरे बाप रे हमको तो 2 से बड़ा रख दिए हैं, इसका मतलब अब हम क्या हो जाएंगे, अब तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, चिल्लाएगा कि अरे बाप रे हमको तो पहाड़ जैसा टूट पड़ा। x की वैल्यू जैसे ही 2 से बड़ी रखा और मैं हो गया क्या, मैं हो गया मतवाला, यानी कि नेगेटिव हो गया। अब 0 से 2 के बीच में कुछ भी नंबर रखोगे तो ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा। और फिर बेटा जैसे ही आप 0 से छोटा रखोगे, तो 0 से छोटा रखोगे तो ये वाला रीजन प्लस का और ये वाला रीजन नेगेटिव, तो ये क्या कर देगा, इसको नेगेटिव कर देगा। क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, नेगेटिव कर देगा। तो आपको क्या चाहिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रीजन चाहिए। कौन सा वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप लिख लीजिए फॉर स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली क्या करना है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में क्या करेंगे, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए बेटा, भैया ये 0 से 2 के बीच में जब तुम्हारा x रहेगा तो ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट देता रहेगा, यानी बढ़ेगा। इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जो भी पॉजिटिव आएगा वो बढ़ते हुए क्रम में आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखें, ये बात समझ में आई ना। पहले क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के बाद तुरंत हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का क्या फ़ायदा होगा सर, वहाँ से ये पता चल जाएगा ना कहाँ कहाँ पे ये किस किस रीजन में इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो उस जहाँ 0 हो रहा है ना, उसी के आगे पीछे हम लोग देख लेंगे कहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है। जहाँ पॉजिटिव रीजन होगा इसका मतलब फंक्शन बढ़ रहा था, और जहाँ नेगेटिव दे रहा था इसका मतलब थ्रू आउट फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ ये बाप रे मॉड आ गया, ओहो मॉड, मॉड देखते ही धराशाही। हाँ कि अरे महाराज इसमें कहाँ मॉड घुसा दिए आप, तो जहाँ देखो मॉड आ जाता है, जहाँ देखो लियो जहाँ देखो मॉड नहीं आ जाता है, क्वेश्चन देख के मॉड आता है भैया। ठीक है, जैसे आप लोगों का मूड होता है ना पढ़ाई का, वैसे भैया इनका भी मूड होता है ख़राब करने का, पढ़ाई को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, बच्चा छोड़ के भागे। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले कह रहा है इन इंटरवल कि अरे गुरुजी यहाँ तो इंटरवल दिया हुआ, अरे भैया ये इसके लिए इंटरवल नहीं दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए बता रहा है कि देख लो भाई इस इंटरवल में पहले फंक्शन का नेचर तो देख लो। हाँ हाँ अच्छा ये बात कह रहा है, हाँ भाई ये बात कह रहा है 1 से 2 में, यानी x जब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो पहले इस फंक्शन को तो ब्रेक कर लो महाराज। जब x तुम्हारा 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1 से बड़ा होने पर मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ। बात समझ में आई, हाँ ये 1 से बड़ा रखोगे तो प्लस के साथ खुलेगा, और 2 से छोटा होना है, क्या होना है 2 से छोटा। 1 से बड़ा रखने पर ये भी तो प्लस के साथ ही तो खुलेगा, बोलो कोई दर्द है क्या। आपने जो भी इनपुट रखा वो 1 से बड़ा 2 के बीच में रखा, तो इसे तो कोई दर्द होने वाला नहीं है ये तो एकदम मस्त है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा, ये हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 3 रहेगा। ठीक है, प्लस के साथ खुले तो fx कितना आ गया, तो ये हमारा 2x प्लस का बेटा 3x, और ये 3 और 1 चला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। इसका मतलब अब हमारा fx आ गया 5x प्लस का 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन आ गया। अच्छा हाँ, अरे नहीं तो क्या, तो मॉड का डिफ्रेंशिएशन कर देते क्या भाई मॉड का डिफ्रेंशिएशन होता है, बट यहाँ कुछ कंडीशन अलग है। ठीक है ना, इस केस में ऐसा नहीं कर सकते आप। आइए पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f डैश x इक्वल्स टू कितना आएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, x आपका पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए, क्या 5 कभी 0 हो सकता है क्या, सिंगल 5 ये कभी। अरे कुछ लोग बच्चा अरे नहीं सर -5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, अरे भैया जोड़ना वोड़ना नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ x कहाँ रखोगे ही,
एक्स जब होगा तब ना जोड़ या घटा दोगे, यहाँ तो सिर्फ 5 है, अकेले हैं कहाँ जाइएगा, समझ में आ रहा है। तो ये 5 है, इसके साथ आगे पीछे कोई होने वाला नहीं है। जैसे मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, याद है, हम तो फकीर हैं, झोला लेके आए थे, झोला उठा के चल देंगे। तो ये भी क्या है, 5 फकीर है भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये कहीं पर भी x के बदलने पर बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव, भैया इक्वल्स टू 0 नहीं, क्या ऑलवेज पॉजिटिव फॉर किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी r के लिए। ये क्या होगा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा बेटा, हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, कब जब वो इस इंटरवल में रहेगा तब, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक अच्छा सवाल जो कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है, काफ़ी डरते हैं इससे बच्चे, डरना मना। आइए देखिए, सबसे पहला काम यहाँ क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन की पावर 4x प्लस में बेटा कॉस की पावर 4x, ऐसा लिखा हुआ है। पहला काम क्या समझ में आता है आपको, पहला काम क्या है बताइए। तो आप बताएंगे सर पहला काम आपने सिखाया है कि जैसे ही फंक्शन देखिए और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा हो तो उसको हमें करना है डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे बाबू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से मिलेगा एफ डैश एक्स, पहले पावर का होगा तो 4 बाहर आएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन का पावर 3x इंटू साइन का फिर से करोगे बच्चा तो कितना मिल जाएगा cos x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और cos का पावर 3 रह जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, और cos का करेंगे तो साइन आएगा वो भी माइनस का, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया पहले से ही, ठीक है ओके। अब क्या करिए, इसको थोड़ा कॉमन वगैरह करिए और इसके डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट को 0 के बराबर। कितना कॉमन दिख रहा है 4, साइन की पावर कितना, साइन सिर्फ साइन एक्स दिखेगा, इनटू में क्या दिखेगा कॉस एक्स दिखेगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर हमारा बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर यहाँ पे बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, माइनस में 4 साइन एक्स इंटू में बेटा कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन थोड़ा और आसान बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अगर इसके 4 को तोड़ दें, इसको 2 1 दे दें, ठीक है ना, 1 2 इसको दे रहे हैं हम, तो देखिए 2 1 दे देंगे, यहाँ पे इसको दे दिया 2 साइन एक्स इंटू बेटा कॉस एक्स, ये ऑलरेडी कितना बन चुका है, ये तो cos 2x का सर फॉर्मूला ही होता है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका बेटा, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। तो आइए देखते हैं, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, तो यानी एफ डैश एक्स हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस में 2 साइन 2x इंटू में कॉस 2x। अब देखिए फिर से फॉर्मूला बन गया। अगर जिन बच्चों को ये सब आता है उनके लिए ये क्वेश्चन आसान होता चला जा रहा होगा। तो यहाँ से मिलेगा साइन 4x, ये फाइनल आया, यानी एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस साइन 4x के बराबर आ गया। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखिएगा इसको, अब आपके पास x कितना है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो गिवन x था, जो x कहानी बताया था उसने कि ये भैया देखिए 0 से बड़ा और π/2 के बीच में ही रहिएगा। लेकिन क्या यहाँ पे एंगल तुम्हारा, क्या यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल है वो x है, तो आप बोलोगे नहीं सर हमारे पास वो एंगल x नहीं है, वो कितना है 4x है। कितना है बेटा 4x है। तो एक काम करो, इसको इसके जैसा बनाने के लिए पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर दो 4 का मल्टी, तो ये 0 ही रहेगा, ये हमारा 4x बन जाएगा और ये हमारा बेटा 2π हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा। अब एक काम करो बेटा, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 4x को थीटा मान ले रहे हैं। 4x को क्या मान रहे हैं बेटा, थीटा। तो ये भी क्या हो गया, ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राफ से तुम्हें सॉल्व करके बता रहे हैं। किससे सॉल्व करके बता रहे हैं बेटा, ग्राफ से। अब आपको देखना है कि ये जो साइन थीटा है,
अब हमने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर रखते हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर जीरो के बराबर रखें। तो साइन थीटा कहाँ कहाँ जीरो होगा? साइन तो थीटा एक तो होता है पाई पर जीरो और एक होगा 2 पाई पर, यही तो होगा बेटा। और आपका थीटा जा कहाँ से कहाँ तक रहा है? ये तो थीटा मान लिए ना बेटा, तो हमारा सर थीटा जो है 0 से 2 पाई में ही जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 2 पाई में ही जा रहा है। अब आइए थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। ये हमारा है साइन थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ है? साइन थीटा का। ये थीटा कितना है? ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। ओके, ये है साइन थीटा का ग्राफ। ध्यान से सुनना बच्चा, एक एक बात सुनना। लेकिन आपको चाहिए था माइनस साइन थीटा का ग्राफ। किसका चाहिए बेटा? माइनस साइन थीटा का। हमने कहा हाँ ये बात तो है बेटा, क्योंकि ग्राफ हमको चाहिए माइनस साइन थीटा का। तो एक काम करो, इसी को, माइनस का मतलब होता है ग्राफ को पलटना इस तरह से। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव कहलाता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला रीजन नेगेटिव आता है। अब एक काम कर दो, जिसको आपने थीटा माना था उसको 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड, क्योंकि आपको तो वैल्यू चाहिए था x की बात में, क्योंकि x का डोमेन दिया है ना, तो x के डोमेन में ही तो बात करेंगे हम। तो इसका मतलब हो गया ये निगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक आया? x बिलोंग्स टू, जैसे ही 4 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव रीजन का मतलब डिक्रीज करेगा। नेगेटिव रीजन का मतलब क्या करेगा? फंक्शन तुम्हारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, और बेटा π/4 से इसको काटोगे तो π/2 आ जाएगा। तो x जब तुम्हारा π/4 से π/2 में रहेगा तो ग्राफ का साइन कैसा था? पॉजिटिव था। इसका मतलब यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। सर ये बात थोड़ी हम लोग कम समझ में आई, थोड़ा और बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट किया, आप बोले हाँ सर बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई दर्द नहीं हुआ होगा, हालांकि यहाँ तक भी दर्द नहीं हुआ होगा, यहाँ तक सारा कंप्लीट। हमने कहा हाँ। अब जरा आइए, ये तो माइनस साइन 4x आ चुका है, क्योंकि ये साइन है। साइन क्या करता है? बहुत सारे इनपुट पे सेम वैल्यू जनरेट करता है, इसलिए अब उसके डोमेन को देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए। तो बताया भाई कि देखो x बराबर 0 से π/2 में ही देखिएगा, और ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, x अगर 0 से π/2 में है तो साइन x की कहानी नहीं है, साइन 4x की कहानी है। तो इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया इसके जैसा बनाने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये 4x हो गया, यानी अब इंटरवल आया 0 से 2 पाई। आप बोलोगे हाँ सर अभी ठीक है, क्योंकि साइन लेना होगा तो साइन हम ले लेंगे, साइन 4x हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 4x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है? 0 से 2 पाई में देखना है, ये भी ठीक है। अब उस 4x को बार बार 4x ना लिखना पड़े, अपनी समझ के लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया। ये थीटा, तो ये भी बेटा थीटा हो गया। आप बोलो हाँ सर। तो अब हमें साइन थीटा का ग्राफ बनाना है। ऐसे साइन 4x का ग्राफ बनाते बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन x का और साइन 4x का ग्राफ एक ही जैसा बनता है क्या? हमने कहा नहीं भाई, इसको 4x को हम थीटा मान ले रहे हैं। तो साइन थीटा का ग्राफ बना दिया यहाँ पे। ये साइन थीटा था नहीं, हमें तो चाहिए था माइनस साइन थीटा का, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया? ये है माइनस साइन थीटा का, और ये था साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जैसा रहेगा माइनस साइन थीटा का उसी का अपोजिट हो जाएगा। अब ये हो गया 0, ये था पाई और ये था 2 पाई, बन गया ग्राफ। तो देखिए बेटा एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन tan x माइनस 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी हम लोगों को एक ऐसा इंटरवल बताना है जिसमें ये हमारा जो फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन है, वो क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। वो वाला इंटरवल हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम, और यहाँ पे भी एक चीज़ दे रखा है कि कह रहा भैया देखिए इंटरवल आपको जो भी देखना है वो 0 से π/2 के बीच में ही देखना है कि कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बेसिकली हम लोग को इंक्रीजिंग के लिए बात करनी है। ठीक है, तो जैसे ही ये टर्म यूज हुआ इंक्रीजिंग, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखिए भाई जो भी फंक्शन दिया है उसको हमें तुरंत क्या कर लेना चाहिए? डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। क्या फंक्शन दिया है? देखिए फंक्शन हमारे पास बच्चा है fx इक्वल्स टू tan x माइनस में बेटा 4x, tan x माइनस में 4x, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, तो पहला काम क्या है? इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डैश x कितना मिलेगा? tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? tan का डिफ्रेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x होता है ना। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया sec स्क्वायर x
माइनस 4x का डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा बेटा 4। अब एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करें, ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या करेगा, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या फिर किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे इंटरवल पता करना है? हाँ सर, इंटरवल ही पता करना है। तो एक काम करो, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि एग्जैक्टली ये कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता है। तो देखिए जो हमारा सेक है, जो हमारा क्या है बेटा, सेक है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और ब्रेक कर ले, तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा सेक एक्स माइनस का बेटा 2 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट के साथ आएगा आपका सेक एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा समझो आप। तो यहाँ से एक मिलेगा आपके पास सेक एक्स इक्वल्स टू 2 और दूसरा मिलेगा बेटा सेक एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेक एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी 90 to 180। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना सर? क्योंकि हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 यानी फर्स्ट इंटरवल की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा रिजल्ट तो हमारे काम का नहीं है। तो ये वाला रिजल्ट हमारे काम का है, तो इसका मतलब x कितना आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा π/3। कितना आ जाएगा बेटा, दिस वन इज π/3, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोगों को देखना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा 0 होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा π/3 होगा, और ये हमारा क्या है π/2 होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? हमने क्या कर लिया, इसको प्लॉट कर लिया। इसको हम लोगों ने क्या किया बेटा, प्लॉट कर लिया। कहाँ पे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अभी हमें चाहिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आप सबको पता है कि जो हमारा सेक है, सेक वो क्या करता है बेटा, अगर मैं सेक एक्स का ग्राफ आपको दिखाऊं तो सेक का ग्राफ कैसा होता है बेटा। सेक का ग्राफ अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ माइनस π/2 से π/2 में क्या होता है, इस तरह से इंक्रीज करता है ना, इस तरह से। ये हमारा x इक्वल्स ये y इक्वल्स टू 1 की लाइन होगी। तो यहाँ पे कहीं हमारा क्या रहा होगा, π/3 रहा होगा, ये हमारा कहीं पर क्या होगा π/2 होगा। तो और ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है बेटा, ये हमारा कोई पॉइंट क्या होगा π/3 रहा होगा, और ये हमारा π/2 है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 0 से π/3 की जो भी वैल्यू होगी, 0 से π/3 की जो भी वैल्यू होगी वो क्या 4 से छोटी होगी, 4 से छोटी होगी। तो आप कहोगे हाँ सर 4 से छोटी होगी। इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव होगा और ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका बेटा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्या करेगा, ये 90 पे ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ भागेगा, ये बगल से लाइन आपकी जाएगी। 90 पर क्या होने वाला है, नॉट डिफाइन होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड हमारा आएगा पॉजिटिव और इस साइड आएगा आपका नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई? आपको कौन सा वाला डोमेन देखना था बेटा, कौन सा वाला इंटरवल चाहिए बेटा, आपको चाहिए इंक्रीजिंग वाला। कौन सा वाला, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बेटा पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है f(x) है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग करेगा, कहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो वो बेटा x बिलोंग्स टू, जब हमारा x π/3 से π/2 के बीच में रहेगा तो आपका जो f'(x) आएगा, जो आपका f'(x) आएगा वो क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। f'(x) क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। f'(x) पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन f(x) tan x इक्वल्स टू -4x दिया है ये इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करता है। क्लियर वाली बात है बेटा। तो यानी कि π/3 से π/2 में आपका फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आपसे डिक्रीजिंग पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता बच्चा, डिक्रीज कहाँ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास π/3 यानी 60 से पहले 0 से 60 की वैल्यू आप रखेंगे कोई, तो वो 2 से छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा बेटा, 2 से छोटा ही आएगा। तो अगर वो 2 से छोटा आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा 4 है ना, 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, तो ये 4 से छोटा हुआ, 4 से छोटा, यानी नंबर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स इस इंटरवल में बेटा नेगेटिव होगा और इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया।
आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले काम क्या किया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। ओके, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने जीरो की इक्वल रखा। क्यों रखा, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो सके। यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू 2, सेक एक्स इक्वल्स टू 2, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, π/3 आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्या है, ये तो -2 है जो कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें 0 से π/2 के बीच की बात करनी थी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अब x इक्वल्स टू π/3 मिला, हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया बेटा। ये हमारा 0 होगा, ये हमारा π/3 है और ये हमारा π/2 है। तो 0 से π/3 में अब देखिए हमने इस तरह से ग्राफ बनाया। इसको वापस से मैं बना के फिर से दिखा देता हूँ। ये बेटा सेक का ग्राफ, किसका ग्राफ बेटा, सेक एक्स का ग्राफ हमने बनाया है 0 से π/2 में। देखिए बना दिया बेटा। तो ये हमारा 0 होगा, ये हमारा π/2 होगा। तो इस तरह से आपका सेक का ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, π/2 के पास ऐसे इन्फिनिटी की तरफ ये टेंड करेगा। ठीक, क्योंकि वो 90 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, सेक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका चलता चला जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ बीच में कहीं क्या होगा, ये हमारा π/3 रहेगा। अब 0 से π/3 पे एग्जैक्टली 2 देगा। क्या देगा, 2 देगा। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, 0 पर कितना देगा, 1 देगा। अब 0 और 1 के बीच के नंबर का आपको स्क्वायर करना तो हमेशा 4 से छोटा होगा, क्योंकि हमें 4 से माइनस करना था ना। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आया है, सेक स्क्वायर एक्स -4 आया है बेटा, यही तो आया है। तो अब 1 और 2 के बीच का कोई नंबर, जैसे 1.5 आ गया आपके पास। ठीक, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 मिलेगा, और 4 से माइनस करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो डेरिवेटिव है 0 से π/3 के इंटरवल में नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात। तो यानी f डैश जो x होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। कब, जब आपका x बिलोंग करेगा बेटा 0 से π/3 वाले इंटरवल में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। आपको क्या चाहिए था, आपको तो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन चाहिए था, ऐसा इंटरवल चाहिए था जहाँ पे आपका f डैश x कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो बेटा वो कौन सा रीजन होगा, वो हमारा ये वाला रीजन होगा। कौन सा, समझ में आ रहा है, ये π/3 से ये π/2 वाला केस। यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चा, श्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक और हमारे पास अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ a इन ऑर्डर। ये आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए क्या करे, ये फंक्शन डिक्रीज करे फॉर ऑल रियल वैल्यू इन द गिवन। ओके, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, आप पहले फंक्शन नोट करें। उसके बाद का काम तो आप सबको पता है कि हमें तुरंत क्या करना होगा बेटा, डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएट कर दें हम लोग बेटा। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस का बेटा माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -a मिल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज करे। क्या करे बेटा, आपको एक ऐसा a लेके आना है जिसके लिए ये फंक्शन क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। दैट मीन्स आप चाहता फंक्शन क्या है कि ये ओवरऑल क्या हो जाए बेटा, लेस देन आर इक्वल्स टू 0 वाला केस बन जाए। लेस देन यार आर इक्वल्स टू 0 वाला केस, ऐसा वो चाहता है। ठीक, चलिए तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ये हमारा f डैश एक्स है तो और ये दिया हुआ है हमारा, ये हमें मिला हुआ है cos x प्लस में sin x, और ये है माइनस का a। बेटा a क्या हो जाए, इस वैल्यू से a क्या रहे, हमेशा बड़ा हो जाए। जो भी cos x प्लस sin x दोनों पॉजिटिव के साथ है, तो इनका कंबाइंड वैल्यू जो कुछ आए, यानी इनका जो रिजल्टेंट आए वो a से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सर छोटा होना चाहिए, अरे मेरे भाई क्योंकि हमें निगेटिव लाना है ना। ये वाली चीज़ जब बड़ी होगी, ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए। ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए। और ये वाली क्या होना चाहिए, स्मॉलर होने चाहिए भैया। किससे, a से। तभी तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। तो पहले ये सोचिए ना, इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। किसका मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स, ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो आपने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी कि जो अगर आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो ठीक है, यही तो याद आ रहा है आपको। तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वाली वैल्यू। तो ये बताइए इस हिसाब से ये मैक्स टू मैक्स कितना आंसर दे सकता है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स का साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 और कॉस एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √2 आ गई। यानी ये चाहकर भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, √2। अब क्या है, ए की वैल्यू को √2 से बड़ा होना पड़ेगा या छोटा, ए की वैल्यू को √2 से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा बेटा, छोटा होना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर अब ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो √2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके वो नेगेटिव बनेगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसे डिक्रीज होना होगा तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी बेटा, √2 से बड़ी या बराबर होनी पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगर ए की वैल्यू बेटा √2 से छोटा हो जाएगा तो खुद में पॉजिटिव होने लगेगा ना, तो क्या होगा, f' पॉजिटिव आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, f' आपको नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब ये वाला फैक्टर बड़ा होना चाहिए। आप ऐसे समझो ना, जैसे आपके पास 5 लिखा है और हम चाहते हैं इसमें कितना घटाएं कि नेगेटिव आए, तो आप बोलोगे सर 5 से बड़ा, जैसे 6, 7, 8 इस तरह के नंबर ना, तो 5 से बड़ा होना चाहिए तभी तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी वही काम है, ए की वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए तभी जाके ये हमेशा क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। यही आप चाहते भी, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आइए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। ठीक है, आपको चाहिए ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करे इस इंटरवल में, ऐसा शो करना है, दिखाना है, यानी कर रहा है। आइए देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्या फंक्शन दिया है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 16 sin x प्लस 4 cos x माइनस x। ठीक है, ऐसा। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग हमको शो करना है, चाहे इंक्रीजिंग शो करना हो या फिर डिक्रीजिंग करना हो। भैया देखिए इसका तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक, आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला काम भैया इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। f' कितना लिखा जाए, इसमें आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली कहानी है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 4 प्लस cos x तो आपका कॉपी हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 16 cos x आ जाएगा। बोलो ठीक है। फिर माइनस में बेटा क्या 16 sin x को कॉपी करेंगे आप, और इसका डिफ्रेंशिएशन 4 का 0 होता है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का sin x, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका आएगा 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ये तो बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा हम लोग। तो जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 इंटू 16 करेंगे बेटा 64 cos x आ जाएगा यहाँ से, प्लस में बेटा 16 cos x का स्क्वायर मिलेगा आपको, और यहाँ से बेटा 16 sin स्क्वायर x आ जाएगा, अपॉन में कितना बेटा, अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस का 1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू तो सर हमारे पास 1 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्यों, 16 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर तो सभी को पता है 1 होता है बेटा। तो चलिए इसको अभी हम लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए f' क्या आ रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 64 cos x प्लस में बेटा 16, और इसको उधर भेज दें और ओपन कर दें, तो ये हो जाएगा 16, माइनस में हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर x, और माइनस में हो जाएगा बेटा 8 cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इस 16 से ये 16 क्या कर दे, काट दे। अब क्या बच गया, f' कितना आ गया, ये हमारे पास आया हुआ है 64 cos में से 8 हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 cos x, और कितना आएगा बेटा, और यहाँ से माइनस का cos स्क्वायर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर x, अपॉन में कितना आएगा
4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक काम करें बेटा, ऊपर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ऊपर से आपको कॉस एक्स कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉस एक्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो ये आप कॉमन कर लीजिए कॉस एक्स। क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे बचेगा 56 माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जरा एक छोटी छोटी बातें जो आप लोग जानते हो, रेंज ऑफ कॉस एक्स का रेंज कितना होता है? तो आप सब कहेंगे सर -1 से +1, ये कॉस एक्स का रेंज है। क्या है बेटा? कॉस एक्स का रेंज है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बट कहाँ पर बेटा? इन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है, बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि x बिलोंग्स टू π/2 से जब पाई में रहेगा, देन हमारा जो cos x होगा, cos x हमेशा क्या रहेगा? हमेशा <0 रहेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1, ठीक है। यानी जो हमारा cos x है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगा बेटा? वो हमारा जो cos x है, देन हमारा cos x क्या करेगा? वो बेटा 0 से छोटा या बराबर, बट -1 से बड़ा या फिर बराबर रहेगा। यानी कुल मिला के cos x जो है 0 और -1 के बीच में लाई करने वाला है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बताइए ये क्या है? ये तो बेटा हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों? अगर cos x -1 भी हो गया, cos x कितना हो गया? मान लीजिए -1 से 0 के बीच में ही रहना है उसको। अगर वो -1 भी हो गया तो 56 में से एक माइनस करेगा, माइनस वो भी प्लस हो जाएगा, तो 57 ही आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 56 एक बड़ा नंबर है। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ओवरऑल ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव हुआ। अब देखिए डिनोमिनेटर जरा ध्यान से देखिए, तो 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कोई भी नेगेटिव कभी भी आ जाएगा तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और वैसे भी कॉस एक्स -1 और 0 के बीच में ही है, तो 4 से तो बहुत छोटा है ना, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी यहाँ से कोई मतलब आपका नहीं है। अब फंक्शन को करना है डिक्रीज। क्या करना है बेटा? डिक्रीज। तो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ कॉस पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? कॉस पे। और कॉस क्या होता है? कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन? f(x) = 16 sin x बाई में 4 प्लस कॉस एक्स माइनस का x, ये क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब? व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसका मतलब क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आने वाला है? <0 आने वाला है। तो इसका मतलब आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो पता चल गया इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या आने वाला है? <0 आने वाला है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन दिस इंटरवल। ओके बेटा, यही आपको शो करना था। क्लियर हुआ? तो देखा कितना आसान प्रॉब्लम बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी प्रॉब्लम आसान है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी वैल्यूज आपको डोमेन, साइन का, कॉस का, टेन का, रेंज आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो बेसिकली आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज हो रहा है। ठीक है बेटा? ओके, चले दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि एक फाइंड द इंटरवल इन दिस विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसा कहा जा रहा है कि ये आपको इंटरवल फाइंड करना है जब x तुम्हारा 0 से पाई में होगा और ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, इस सब की कहानी हम लोगों को बतानी है। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम जो आपको पता है कि फंक्शन को नोट करना है। क्या लिखा है बेटा? f(x) = sin 3x माइनस में बेटा कितना? cos 3x। अब क्या करना है बेटा? ध्यान से सुनना, क्या करना है? फंक्शन को पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है बेटा? पहले हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेक करेंगे कि भाई देखिए ये फंक्शन
डिफ्रेंशिएट करके क्या क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ पे ये इसके क्रिटिकल पॉइंट यानी 0 हो रहा होगा। चलिए आइए चेक करें पहले। एफ डैश एक्स कितना आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 3 cos 3x, 3 cos 3x। क्यों सर 3 क्रॉस 3x आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos होगा, और 3x का दोबारा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो यहाँ से हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन cos का बेटा माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा 3 sin 3x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बेटा हम लोग एफ डैश एक्स को पहले किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा sin 3x इक्वल्स टू माइनस का cos 3x मिल जाएगा बेटा, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो tan 3x इक्वल्स टू -1। अब बताइए tan कहाँ पर -1 देता है, tan कहाँ पर बेटा -1 देता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, क्या फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। ऐसे सोचो ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, tan 135 की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू बेटा, tan 135 की जो वैल्यू होती है, तो ये हो गया tan हमारे पास tan 3x इक्वल्स टू माइनस का 1। इसका मतलब अगर इसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज लिखें, जनरल फॉर्म लिखें, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा tan 3π/4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा 3x इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा 3x किसके किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा बेटा n π प्लस 3π/4, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x के लिए चाहिए था, तो एक काम करो डिवाइड कर दो, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा n π/3 प्लस में बेटा π/4, ये हमारा x आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो कुछ भी x को लाई करना है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो 0 से पाई के बीच में ही हम लोगों को देखना है। तो पहला काम करो, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ये n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू बेटा π/4 आ जाएगी। फिर बेटा n की वैल्यू हम 1 रख ले रहे हैं, तो ये तो 0, ये जो π/4 है ये क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो चलेगा। फिर n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ये यहाँ पे आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा 1 रखेंगे, तो ये कितना बना लेगा, यहाँ से देख लो जरा, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा π/3 और ये हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 7π/12 आ जाएगा। फिर बेटा रख दीजिए n की वैल्यू 2 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, n की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो x कितना आएगा, यहाँ से x की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आएगी, तो अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2/3, 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर ले हम, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस में बेटा π/4, एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8π, और ये आपका हो जाएगा 3π। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई बेटा 11π/12, कितनी आ गई बेटा 11π/12। अब आप x की n की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, जैसे ही 3 रखेंगे वो पाई से बड़ा हो जाएगा, और आप नहीं चाहते हैं कि x तुम्हारा पाई से बड़ा हो, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं बेटा नंबर लाइन, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। ये हमारा 0 होगा बेटा, यहाँ पे हमारा π/4 होगा, यहाँ पे हमारा कहीं 7π/12 आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं हमारा 11π/12 होगा बेटा, और ये हमारा पाई आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा पाई, क्योंकि सब कुछ किसके बीच में रहना है बेटा, सारा कहानी हमें पाई के बीच में ही देखना है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट आ गए बेटा, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन था, कौन सा वाला फंक्शन था बेटा, इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है। ठीक है, जरा वहाँ पे रख के हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे नेगेटिव, एक करके दिखाते हैं, बाकी तो आप समझ जाएंगे। तो एफ डैश एक्स की कहानी क्या क्या है, 3 बाहर कर लिया था, तो यहाँ क्या बचा बेटा cos 3x, और ये हमारा आया था sin 3x।
ठीक है, क्लियर है। अब 0 से π/4 में देखना है तो हम π/4 तक देख लेते हैं यहाँ पे π/4। तो जैसे ही आप यहाँ पे π/4 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, π/4 रखेंगे। जैसे ही आप क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे, तो यहाँ क्या होने वाला है देखिए जरा, ये 3 रहेगा, ये कॉस में कितना आ जाएगा, 3 π/4 आ जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन में 3 π/4 आ जाएगा। अब बताइए कॉस 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√2। साइन 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया। अब बताइए इस इंटरवल में अगर मैं π/4 के पहले की बात करूं, π/4 की पहले की बात करूं, तो वहां पे कॉस क्या देगा, क्या साइन से बड़ी वैल्यू देगा या छोटी वैल्यू देगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो हमारे पास cos 3x प्लस साइन 3x है, इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में हमारा जो ये डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, ये रहेगा बेटा पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकेंड वाले में फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब 0, पहले इंक्रीज किया देन डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और फिर से यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटरवल होता है वो क्या बताता है, वो बेटा हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल को बताता है। किस इंटरवल को बेटा, जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है। और जो हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन है, इंटरवल है, वो डिक्रीजिंग वाले पोर्शन को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीज करेगा, तो फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल। किसके लिए बेटा, इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग के लिए क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 यूनियन, और कहाँ बेटा 7 π/12 से कॉमा कहाँ तक, 11 π/12 तक। ये फंक्शन जो आपने लिखा हुआ है sin 3x माइनस cos 3x, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीजिंग वाले केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए बेटा नेगेटिव वाला इंटरवल। तो नेगेटिव वाला इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर के 7 π/4 बेटा, 7 π/12, 4 नहीं बेटा 12, और बेटा यूनियन के साथ कहाँ से, 11 π/12 से लेकर के पाई। इस इंटरवल में आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा बेटा, वो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन का करने का तरीका बेटा। क्या तरीका था, पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि इसे क्रिटिकल पॉइंट से मिल जाए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन आपका उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो यहाँ से हमको निकल के आया कहाँ पर बेटा, tan के रिस्पेक्ट में tan की जो वैल्यू आई tan 3x इक्वल्स टू tan 3 π/4। अब tan का मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया। कौन सा फॉर्म लिखा बेटा, जनरल फॉर्म, इसे जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब क्या किया, 3 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से n π/3 प्लस π/4 मिल जाएगा। अब बारी बारी से n की वैल्यू एक बार हमने 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2। 3 क्यों नहीं रखा सर, क्योंकि देखिए जैसे ही 3 रखोगे वो x की वैल्यू पाई को एक्सीड कर जाएगी, पाई से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास तो इंटरवल है बेटा 0 से किसके बीच का, पाई के बीच की कहानी है सारी। फिर क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। फिर एक उठा के कोई भी पॉइंट हमने चेक कर लिया। क्या चेक किया, 0 से π/4 का कोई एक वैल्यू ले लिया और वापस से यहाँ ला के पुट किया। ठीक है, तो जैसे ही पुट किया पता चला कि यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कॉस जो होता है 0 से लेकर के π/2 में डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। तो cos 3 थीटा जो भी होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, साइन वाले की। ठीक है, तो वहाँ से वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से अपना चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात बेटा। तो यहाँ से हमको इंक्रीजिंग इंटरवल कितना मिला, 0 से π/4 यूनियन 7 π/12 टू 11 π/12, और डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास आया है π/4 से लेकर 7 π/12, और बेटा 11 π/12 से लेके पाई। ये हमारा इंक्रीजिंग का और ये हमारा डिक्रीजिंग का बेटा इंटरवल आया है। ठीक है, क्या सर इसको करने का और एक तरीका हो सकता है, हाँ बिल्कुल तरीका हो सकता है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन f(x) दिया है। f(x) इक्वल्स टू कितना दिया है बेटा, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये चीज़ दिया हुआ है। पहला काम क्या है, डिफरेंशिएशन का। ठीक, जैसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, आप तुरंत क्या करिए, जो भी फंक्शन आपके पास है उसको
डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे log का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है बेटा, ये कितना होगा 1/x, माइनस में यहाँ पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला केस लगा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 + x, इनटू में डिफ्रेंशिएशन x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में यहाँ x कॉपी करेंगे, 1 का 0 होता है, x का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 1/1 + x, इस x से एक x कट जाएगा, यहाँ पे अब बचेगा आपका 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका f' आया हुआ है, f' जो भी आया है, उसमें जरा ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्टर इस फैक्टर से हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? अगर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, ओवरऑल वैल्यू छोटी वाली। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, अगर मान लीजिए x = 0 हो गया, अगर x की वैल्यू कितनी रख दी बेटा, 0 रख दी, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों बराबर क्वांटिटी हो जाएंगी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे f' 0 आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हर बार क्या होगा, हर बार आपको ऐसा पता चलेगा कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा आएगा और ये वाला पार्ट हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपको इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। तो आप देखिए जरा, ये 0 कहाँ हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये x = -1 पे 0 होगा। कौन सा वाला पार्ट, डिनोमिनेटर। और आप चाहते हो क्या कभी डिनोमिनेटर 0 हो, तो आप तो कभी नहीं चाहोगे कि डिनोमिनेटर आपका कभी 0 हो, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या कर ले बेटा, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका f' कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से आएगा x + 1 आ जाएगा, और माइनस में बेटा यहाँ 1 आएगा, अपॉन यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, x अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब तुम्हारा x आपको क्या चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग, अगर आप बात कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है ना बेटा, इंक्रीजिंग की केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x कैसा होना चाहिए, तो उस केस में बेटा x तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, तभी जाके ये पॉजिटिव देगा। आप क्या चाहते हो कि आपका फंक्शन इंक्रीज करे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये डेरिवेटिव पॉजिटिव तभी आएगा जब आपका x पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि x तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में जब बिलोंग करेगा तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं बेटा डिक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीजिंग वाले केस में क्या देखेंगे, तो डिक्रीजिंग वाले केस में आपको दिखेगा फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। डिक्रीजिंग की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो फैक्टर है f' कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपका x कैसा होगा, जब x तुम्हारा बेटा नेगेटिव होगा, -∞ से 0 के बीच में रहेगा। अगर तुम्हारा x बेटा -∞ से 0 के बीच में रहेगा तो आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, और अगर x तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव रहेगा तो आपका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका इंटरवल आने वाला है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। यहाँ पे एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सेपरेट द इंटरवल, और x के बारे में बात किया है, 0 से π/2 है, सब इंटरवल इन विच f(x = sin 3x इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लिख लीजिए बेटा, फंक्शन क्या दिया है, f(x = sin 3x। आपसे चाहता है कि आप वो वाला इंटरवल बता दीजिए जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज करे एंड डिक्रीज करे, वो वाला इंटरवल चाहिए। तो पहला काम क्या है बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएशन कितना नज़र आएगा, 3 × cos 3x। अब बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं। किसके लिए रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए बेटा। तो आपको पता है कि cos x 0 कहाँ होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, एक तो π/2 पे 0 हो सकता है, एक तो बेटा 3 π/2 पे, और एक क्या होता है 5 π/2। इस तरह से ये हमारे कुछ नंबर्स पे 0 होता है। आपको ऐसा रीजन सेलेक्ट करना है जो कि कहाँ से लाई कर जाए, 0 से π/2। तो 3x = एक बार π/2 रखिए,
तो यहाँ से आपका x कितना आएगा, यहाँ से आपका x आ जाएगा π/6, क्योंकि 2 का डिवीजन करेंगे। फिर क्या करिए, ये तो एक पॉइंट मिला जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्या 0 से π/2 में है, तो आप बोलोगे हाँ सर, यानी ये चलेगा। फिर 3x इक्वल्स टू बेटा रख लो 3 π/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x क्या आ गया, x आपका 0, ये π/2 आ गया, ये भी आप ले सकते हो। अब यहाँ नंबर लाइन बनाइए बेटा, ये आपका 0 है, यहाँ आपका π/6 है बेटा, और ये आपका π/2 है, ठीक है। तो 0 से π/6 के बीच का कोई एक नंबर रख लीजिए। जैसे x की वैल्यू हमने यहाँ पे π/6 का मतलब 30 डिग्री, कितना डिग्री बेटा, ये हमारा कितना हो गया, ये π/2 था तो 30 डिग्री। तो 0 से 30 के बीच की बात करें और उसमें आपको कितने का मल्टीप्लिकेशन कर देना था, ये तो आपका हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉस आपका पॉजिटिव होगा। कॉस क्या होगा, इस रीजन में आपका कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, और इस इंटरवल में कॉस आपका होगा बेटा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है, जो आपका f(x) है, यानी अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो f(x) लेस देन होगा कब, जब आपका x बिलोंग करेगा बेटा कहाँ से, π/6 से π/2 वाले इंटरवल में। अगर आपका x बेटा कहाँ से बेटा, π/6 से π/2 में होगा, तो आपका cos 3x जो भी आया है, जो डेरिवेटिव आया है, वो हमेशा क्या होगा, वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा। वो हमेशा क्या होगा बेटा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका जो x है वो कहाँ के बीच में होना चाहिए, वो आपका x बेटा इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा 0 से कहाँ तक होना चाहिए, π/6 के बीच में होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा। इस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा और उस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्लियर है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, पहले काम क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, फिर 0 रख के हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया बेटा। फाइंड करने के बाद x की जो भी वैल्यूज़ आई वो ऐसी वैल्यूज हमने लिया जो इस डोमेन में लाई करती है। फिर इसको हमने बेटा ऐसे ही कर पे प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे, फिर देख लिया कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव वाला केस हमारा क्या है, इंक्रीजिंग इंटरवल है, और नेगेटिव वाला केस क्या है हमारा, डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दिया है, f(x) के बारे में बात कर रहा है। f(x) इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस में कितना है बेटा, cos x है। अब आपसे कह रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, यही आपको क्या करना, दिखाना है, शो करना है। सबसे पहला काम क्या है, पहला काम बेटा हमारा है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना। तो f(x) कितना आ जाएगा, tan इनवर्स का मतलब हुई होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कि x की जगह पर कितना है, sin x प्लस cos x, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। इनटू में क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन बेटा cos x होता है और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x। तो अब बताइए ये क्या है, ये तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। ये क्या है, ये तो हमारा ओवरऑल पॉजिटिव होगा, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है कि कोई भी x रखोगे तो हर x के लिए क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें कोई इशू तो है नहीं, ये पॉजिटिव है। अब क्या चेक करना है कि ये फंक्शन क्या जो इंटरवल दिया है, कौन सा वाला फंक्शन, cos x माइनस साइन x, क्या इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है या नहीं होता है। किस इंटरवल में बेटा, 0 से π/4 में। ठीक है, ये चेक करते हैं ग्राफ से, बाय द ग्राफ। अगर आपको ग्राफ आता है बेटा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सर किसका किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ बेटा साइन का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और हमें कॉस का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो पहले हम साइन का ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई के बीच में। ये है 0 और ये है पाई, ठीक है, और ये कहीं होगा हमारा π/2। बोलो ठीक। अब बनाते हैं बेटा हम लोग कॉस का ग्राफ। किसका ग्राफ बेटा, कॉस का ग्राफ। आप सबको पता है जो कॉस का ग्राफ होता है वो π/2 पे 0 होता है। तो ये π/2 पे 0 हो गया। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, π/4 पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉस और साइन दोनों की वैल्यू π/4 पे सेम होती है। अब बताइए आपको जो भी इंटरवल देखना था 0 से π/4 में, 0 से π/4 में, जरा ध्यान से देखिए 0 से π/4 वाले इंटरवल में किसका ग्राफ ऊपर है। जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी।
तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू वाली लाइन है ये किसके ग्राफ को दिखा रहा है, कॉस के ग्राफ को, किसके बेटा, कॉस एक्स को दिखा रहा है। और जो ये हमारे पास ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी थोड़ी सी ये स्काई ब्लू की तरह, तो ये आपका साइन थीटा का ग्राफ यानी साइन एक्स का ग्राफ है। तो कॉस का ग्राफ ऊपर है और साइन का ग्राफ क्या है, नीचे है। कॉस का ग्राफ ऊपर है और साइन का ग्राफ बेटा नीचे है। तो इसका मतलब जब इनका डिफरेंस लिया जाएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस इंटरवल में, किस इंटरवल में बेटा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा इन इंटरवल 0 to π/4। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक और अच्छा प्रॉब्लम है, ये जेई 2025 का ही प्रॉब्लम है, इसको एज ए प्रैक्टिस के लिए हमने ले लिया है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है लेट दिस इंटरवल लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कह रहा है इस इंटरवल में फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। चलिए सबसे पहला काम आप फंक्शन के बारे में देखें, क्या क्या लिखा हुआ है। लॉग विथ बेस ई के साथ लिखा है x-2, माइनस में बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस के प्लस के साथ ax प्लस का 1 है। पहली बात तो ये फंक्शन डिफाइन ही कब होगा, ये फंक्शन तो डिफाइन तब होगा जब आपका x किससे बड़ा होने का, 2 से बड़ा होगा, तभी जाके तो लॉग डिफाइन होगा, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जो इनपुट है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए था। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, x-2 ग्रेटर देन 0 रखोगे और वहाँ से आपको x की वैल्यू 2 से बड़ी मिल जाएगी। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो पहले फंक्शन को क्या कर दें हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जैसे ही फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2/x-2 माइनस का 2x प्लस का a मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको मिलेगी। ठीक, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल में, 2 से 3 के इंटरवल में। यानी ये जो हमारा एक इंटरवल है 2 से लेकर के 3 के बीच में, यहीं पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहीं पे आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आप सबको पता है फंक्शन इंक्रीज करे देन डिक्रीज करे, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ने कभी ना कभी इस तरह का मोड तो लिया ही होगा। यानी ऐसे इंक्रीज किया यहाँ पे और ये क्या कर दिया, ऐसे 3 से क्रॉस होगा। तो ये क्या है हमारा, एक 3 क्रिटिकल पॉइंट है। क्या 2 क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है? नहीं सर, 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए तो फंक्शन डिफाइन है। तो x की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती, 3 हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये फंक्शन का वो लार्जेस्ट इंटरवल है जहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसके बाद फंक्शन डिक्रीज करेगा ही। तो ये 3 क्या कहलाएगा, आपका एक क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पर उसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो f'3 पर ये डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए 2/3 - 2 माइनस में बेटा 6 प्लस का a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से 2 माइनस का 6 प्लस का a इक्वल्स टू 0 बेटा। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 4। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्यों हमने 3 को बेटा 0 रखा, क्योंकि ये उसने बोल रखा है ना कि ये सबसे लार्जेस्ट ओपन इंटरवल था जहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसके बाद फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा ही करेगा। और अगर डिक्रीज किया तो 3 क्या होगा, एज ए क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। इतनी बात है। ठीक, आइए बेटा इसके बाद की कहानी देखते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसका नाम gx है। किसका नाम क्या है बेटा, gx है। gx पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे x - 1 का होल क्यूब हो जाएगा और साथ में x प्लस का 2 माइनस a, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए और का होल स्क्वायर। तो gx कितना आ गया, gx हमारे पास आया x - 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। उसके बारे में भी बताया गया है। क्या बताया गया, इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है बेटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 पहले बाहर होगा, x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये x - 2 का होल स्क्वायर कॉपी, प्लस में बेटा x - 1 का होल क्यूब कॉपी रहेगा और ये हो जाएगा 2 इंटू x - 2। ठीक है, अब कॉमन कर ले बेटा। तो यहाँ पे आपका g' आएगा। ये देखिए यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर भी आपने बाहर कर लिया
और यहाँ से x माइनस 2 भी बाहर आएगा, तो बचेगा क्या 3 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस के साथ 2 इंटू एक्स माइनस 1, यही चीज़ बची रहेगी बेटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर ले तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ये 3x माइनस का 6 प्लस का 2x माइनस का 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 5x और ये हो जाएगा 8x। यहाँ से जीड x को अगर आप 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू बेटा 2 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से आपको बेटा 8/5 आएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये इतनी सारी कहानी आपको मिलने वाली है। अब आपको देखना है कि ये फंक्शन डिक्रीज कहाँ करेगा, उसके लिए हम लोग को एक नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे कहीं तुम्हारा 1 रहा होगा, यहाँ पे बेटा कहीं 2 रहेगा और यहाँ तुम्हारा 8/5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक आपके पास जो फैक्टर है वो कैसा फैक्टर है बेटा, लीनियर फैक्टर, इसकी जो पावर्स हैं वो तो आपको दिख ही रहेंगे, ये पॉजिटिव होगा। इधर वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा 8/5। अच्छा देखिए ये कहाँ से आया था तुम्हारा, ये 1 कहाँ से आया था, आप कहोगे सर इवन पावर से आया था ना, तो कैसा आया था बेटा, ये हमारा इवन पावर से आया था, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इधर वाला पार्ट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पहले ये 2 के राइट साइड पॉजिटिव होगा, तो 2 के लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 कहाँ से आया था, ऑड पावर से आया था। कहाँ से आया था बेटा, ऑड पावर से आया था। ऑड पावर क्या करता है, साइन को चेंज करके आगे शिफ्ट करता है। ठीक, उसके बाद देखिए 8/5 कहाँ से आया, ये भी ऑड पावर से आएगा क्योंकि पावर तो इसकी 1 ही है ना, तो साइन पलट के भेजेगा, यानी प्लस को भेज दिया इधर। ठीक, फिर 1 कहाँ से आया, इवन पावर से आया है, तो 1 क्या करेगा, जैसा साइन पीछे था 1 के वैसा ही साइन वो आगे बुला लेगा। ये है बेटा साइन कन्वेंशन, साइन को लगाने का तरीका। अब आपको कौन सा इंटरवल चाहिए, डिक्रीजिंग वाला सर इंटरवल चाहिए, और जो भी डिक्रीजिंग इंटरवल था उसका नाम दिया गया है BC। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट B रहा होगा और ये पॉइंट हमारा C रहा होगा। अब हमारे पास A B C तीनों की वैल्यू आ चुकी है। किसकी किसकी वैल्यू आई है बेटा, A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू सर हमारे पास 4 है, B की वैल्यू कितनी है 8/5 है और C की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। सबकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, सबकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। आइए इसको हटा दें बेटा, ओके एक बार देख लीजिए आप इसको। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ ना, ये इधर वाला पार्ट हम लोग इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये बेटा JEE मेंस 2025 का जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे कितना है 100 हो जाएगा और A की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस B की वैल्यू 8/5 है, C की वैल्यू बेटा माइनस की 2 है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 100/5 और ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस का 8 माइनस का बेटा 10 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 5 4 जा 20 होता है और इधर 10 आ जाएगा, तो इधर से कितना आएगा, यहाँ से तो आपके पास 20 मिला और यहाँ पे आपके पास 10 प्लस का 8, ठीक है 18 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 18 इंटू 20, तो आंसर विल भी कितना आएगा 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा 360, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है बेटा, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये भी एक और प्रॉब्लम है बेटा, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, fx कितना है, fx हमारे पास है बेटा sin x प्लस में 3x माइनस में 2/पाई x स्क्वायर प्लस x। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखना है कि ये फंक्शन इस वाले इंटरवल में इंक्रीज करता है या फिर ये वाला डिक्रीज करता है, ऐसा कुछ हमको देखना है। तो आपको क्या करना है, फंक्शन का सिंपली डिफरेंशिएशन कर लेना है बेटा। उसके बाद जो कुछ आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद उसको चेक करिएगा नंबर लाइन पे रखकर, देख लीजिएगा कहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर आपका फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं आएगा। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे आपसे इंटरवल पूछ रहा है, दिया नहीं है क्वेश्चन, शायद अधूरा रह गया, लेकिन आपसे यहाँ इंटरवल पूछ रहा है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो कुछ भी दिया है इसको आप क्या करोगे बेटा, इसको सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो ठीक है, f' कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 16 एक ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर माइनस में बेटा ये x वापस रहेगा
और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 6, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16। तो देखिए ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस का 16, और यहाँ से आएगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका 6x। तो इस प्लस x से और ये 6x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे अपॉन में बेटा जो चीज़ें हैं उसको तो लिखना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16। ओके बेटा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करें तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस में, माइनस कॉमन कर लें यहाँ से, तो ये मिलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस के साथ आ जाएगा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब करना है, इसको देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ पे डिक्रीज करेगा। देखो बेटा, ये कभी क्या, ये जो न्यूमरेटर है, क्या ये बेटा इतना पार्ट क्या कभी नेगेटिव आउटपुट जनरेट कर सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन है तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। ये ओवरऑल क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। कोई भी एक्स रखो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क कहाँ से पड़ेगा, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा 8। तो इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव, इधर रहेगा नेगेटिव और इधर रहेगा पॉजिटिव। तो फंक्शन डिक्रीज कहाँ करेगा बेटा, ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव है, नीचे वाला पार्ट बेटा पॉजिटिव। तो फंक्शन डिक्रीज कहाँ करेगा, जब जब तुम्हारा x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 8 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा, तो फंक्शन वहाँ पे डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्यों सर डिक्रीज करेगा, देखिए ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा बेटा डिक्रीजिंग। इंक्रीज कहाँ करेगा सर ये फंक्शन, इंक्रीज वहाँ करेगा जहाँ पे बेटा न्यूमरेटर का साइन और बेटा डिनोमिनेटर का साइन दोनों सेम रहेगा। तो देखिए ये निगेटिव है न्यूमरेटर, तो निगेटिव आ गया, डिनोमिनेटर कहाँ निगेटिव आया है, -2 से 8 के बीच में। इसका मतलब x जब जब तुम्हारा -2 से 8 के बीच में बिलोंग करेगा, ये फंक्शन जो है क्या करेगा, ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये फंक्शन आपका क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके हाँ, थोड़ा ये सब फंक्शन बेटा बहुत नॉर्मल है, ये सब सवाल आपसे हो जाने चाहिए, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं। कोशिश करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा गया कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ पे बेटा ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं बेटा, ये भी फंक्शन आपका बिल्कुल नॉर्मल है। इसको क्या करिएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको 0 के बराबर रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे बेटा, श्योर है आप लोग। ठीक, इसका आपको सोल्यूशन करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे बेटा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ओ नेक्स्ट क्या रहा। तो आज का सेशन हम लोगों का यहीं पे ख़त्म हो रहा है बेटा। आई होप कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और पूरा वीडियो आप आराम से देखिएगा। ठीक है, आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को, वहाँ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम लोग आपसे बात करेंगे, उस क्वेश्चन को लेके आएंगे, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी समस्या को दूर करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको एक नए एक्साइटिंग लेक्चर के साथ जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज का लेक्चर बेटा बस इतना सा। जय हिंद, टेक केयर।